आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वडोदरा में 6 साल की बच्ची की भी है जिसने भगवान शिव की अनूठी तस्वीर बनाई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम नजर आया। यहाँ बाबा महाकाल के मंदिर परिसर में 1500 डमरू वादकों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इसका सर्टिफिकेट भी मंदिर समिति को दिया गया है। तेलंगाना के मुलुगु में एक शख्स के लिए पुलिसकर्मी देवदूत बनकर पहुंचे। दरअसल शख्स अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आसपास के लोगों ने उसे मृत समझ लिया, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस ने जमीन पर बेहोश पड़े शख्स को सीपीआर देना शुरू किया। उसे बचाने के लिए दोनों पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक सीपीआर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शख्स होश में आ गया और उसकी जान बच गई। गुजरात के वडोदरा में एक 6 साल की बच्ची ने भगवान शिव के प्रति अनूठी आस्था दिखाई है। दरअसल 6 साल की वाणी पटेल ने 1000 रूबिक क्यूब के जरिए भगवान शिव की तस्वीर बनाई है। वाणी को भगवान शिव की अनोखी तस्वीर बनाने में करीब 1 महीने का वक्त लगा है। इसके बाद ये भोले बाबा की ये तस्वीर नजर आ रही है। फिलहाल वाणी की बनाई इस अनोखी तस्वीर को वडोदरा के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के दर्शन पूजन के लिए रखा गया है। पंजाब के फरीदकोट में सावन की तीज के मौके पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह रंधावा थिरकते नजर आए। कोटकपुरा में तीज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुलतार सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे, जहां वो बच्चों और महिलाओं के साथ मंच पर डांस करते नजर आए। इसके साथ ही छात्राओं ने भी पारंपरिक वेशभूषा में मंच पर प्रस्तुति दी। केरल के वायनाड में वन विभाग की टीम ने पिता समेत 4 बच्चों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि पनिया समुदाय का ये आदिवासी परिवार लैंडस्लाइड के बाद से ही पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा था, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए वन विभाग की 4 टीमें बनाई गई। भारी बारिश के बीच फिसलन भरी खड़ी चट्टानों से होकर वन विभाग की टीम उस जगह तक पहुंची जहां सभी लोग पिछले 4 दिनों से फंसे थे। इसके बाद करीब 8 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे पूरे परिवार का रेस्क्यू किया। राजस्थान के 12 में लूटपाट के आरोपियों का पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला। दरअसल 12 में 29 जुलाई को 5 आरोपियों ने एक डॉक्टर के घर पर चाकू की नोक पर लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनका सिर मुंडवाकर घटनास्थल तक ले गए, जहां आरोपियों से घटना का सीन रिक्रिएट कराया गया। हालांकि इस मामले में अभी एक आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कूलियों से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहीं। दोनों नेताओं ने कूलियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में बात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने कूलियों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों पर बैटरी कार आने से अब उनके लिए काम नहीं है। ऐसे में कूलियों ने राहुल गांधी से 2008 की तरह ग्रुप डी का दर्जा देने की मांग की है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापे में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मैट्रिमोनियल साइट पर होने वाली धोखाधड़ी से जुड़ी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने खुद को आईबी का अफसर बताकर 50 से ज्यादा महिलाओं से शादी का वादा किया था। उनसे अफेयर चला रहा था, जबकि उसकी पहले से ही 5 शादियां हो चुकी हैं। बावजूद इसके वो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। जब इसकी शिकायत पुलिस को मिली तो उसने ऑपरेशन दूल्हे राजा के जरिए आरोपी को धर दबोचा
ऐसे में जरूरी है कि मैट्रिमोनियल साइट के नटवर लाल से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अपने हाथों से मुंह को छिपाता ओडिशा पुलिस के गिरफ्त में आया ये शख्स 50 से ज्यादा महिलाओं को शादी का झांसा दे चुका है और जब इसकी शिकायत ओडिशा पुलिस से की गई तो उसने ऑपरेशन दूल्हे राजा चलाकर इस शातिर को दबोच लिया। पुलिस ने इस ठग को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की मदद ली गई और इस ऑपरेशन को दूल्हे राजा नाम दिया गया। महिला पुलिस अधिकारी ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई, फिर आरोपी सत्यजीत मान गोविंद सामल को अपने वादों में फंसाया। कमिश्नरेट पुलिस के पंजे में ओडिशा का सत्यजीत मान गोविंद सामल। ये रोमियो सत्यजीत मान गोविंद सामल तकरीबन 49 महिलाओं के साथ संबंध बना रहा था और ये शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ये लड़कियों के साथ चैट कर रहा था और चैट के बाद उनको कई तरह की सपना दिखा रहा था, लेकिन ये सपना सच होने से पहले इसको कामयाब होने से रोक दिया है ओडिशा का ये कमिश्नरेट पुलिस। इन दिनों मैट्रिमोनियल साइट्स या डेटिंग ऐप ऐसे फरेबियों के सबसे बड़े ठिकाने बन गए हैं जहां सत्यजीत मान गोविंद सामन जैसे शातिर अपने शिकार पर घात लगाने के फराक में जाल डालकर बैठे रहते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 36 साल का सत्यजीत मान गोविंद सामल नाम का ये शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसने मैट्रिमोनियल साइट्स पर और डेटिंग ऐप पर करीब 50 से ज्यादा महिलाओं को अपने झांसे का शिकार बनाया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें कुछ समय से ठगी की शिकायत मिल रही थी और जब इसकी जांच की गई तो इसमें कई एंगल सामने आए। हालांकि ये मामला कभी भी पुलिस के सामने नहीं आ सकता था, लेकिन आरोपी सत्यजीत के खिलाफ 2 महिलाओं ने लोकलाज की परवाह किए बिना अपनी शिकायत पुलिस के पास पहुंचा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने सत्यजीत के नाम की एक फाइल खोल दी और उसकी चाल तब पकड़ी गई जब एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी ने उसके शिकार के रूप में अंडरकवर के तौर पर उसे उसके ही धोखे के जाल में फंसा दिया। पुलिस ने ठग सत्यजीत को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। इसके लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की मदद ली गई। इस ऑपरेशन को दूल्हे राजा नाम दिया गया। महिला पुलिस अधिकारी ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई, फिर सत्यजीत को अपने वादों में फंसाया। दोनों में शादी को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद महिला ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही सत्यजीत वहां आया, आसपास मौजूद पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा। हमारा कैपिटल थाना रे दुईटा एतला हेतला विक्टिम लेडी से माने एतला देइथिले जे जने व्यक्ति तांको नाम होची सत्यजीत मान गोविंद सामल। सी जीवन साथी डॉट जो मैट्रिमोनियल साइट ता थ्रू रे संपर्क रे आस्थिले। तापर से तांको चैटिंग कला परे तांको बाहावा पई राजी होइथिले एवं तापर सेमानक सहित संपर्क रखिथिले एवं सेमानकठो पैसा पत्र गाड़ी मध्य नैथिले। एभली 2टा एफआईआर होइछि भुवनेश्वर रे। गोटे केस रे से झियोठू 36 लाख टका नैछन्ती एवं गोटे बलेनो कार नैछन्ती। आउ गोटे एतला रे तांकठो मध्य से 8 लाख टका नैछन्ती एवं गोटे बुलेट गाड़ी मध्य नैछन्ती। एटा 2टा फॉर्मल एतला हेई सारिछि। आमे तांको गिरफ्त कलु। गिरफ्त कला परे से जनरली जो ऑपरेशन करी पुणी पलांती यूएई दुबई को पलांती सेठी बुलाबुली करंती पुणी फेरी आसंती। आउ ये जो मैट्रिमोनियल साइट रे आमे तांकर डिटेल चेक कला परे जानिछु टोटल 49 जन महिला सहित तांकर ए टाइप रो चैटिंग बा विभिन्न स्टेज रे रहिछि एवं 2 जन को तो फॉर्मल एतला हिछि एवं आमे फोन करी आउ 2 जन को जानिबा पाइछु तांको मध्य से एग्रीमेंट करके मैरिज मध्य करछन्ती। तांकर जो मैरिज एग्रीमेंट जोटा नोटराइज्ड सेटा मध्य आमे सीज करछु। पुलिस की पूछताछ में सत्यजीत टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गया और बताया वो ओडिशा के जाजपुर का रहने वाला है, लेकिन बाद में भुवनेश्वर शिफ्ट हो गया। वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को ढूंढता था, उन्हें खुद को बड़ा अधिकारी बताकर अपनी बातों में फंसाता था, फिर शादी का वादा करता था। उसने महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने की भी बात स्वीकार की। उसने बताया कि वो पहले महिलाओं को महंगे गिफ्ट्स देता था ताकि वो उनका भरोसा जीत सके,
फिर किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस की पूछताछ में सत्यजीत ने बताया कि वो एक बार में ठगी करने के बाद दुबई भाग जाता था। दुबई में रुककर वहीं से दूसरा टारगेट ढूंढता था। एक बार टारगेट के फंस जाने के बाद ही वो भारत आता था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों की महिलाएं इसके टारगेट पर थीं। आरोपी सत्यजीत के मोबाइल फोन की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वो मैट्रिमोनियल साइट पर 50 से ज्यादा महिलाओं से चैट कर रहा था। 2 शिकायतकर्ता महिलाओं में से एक ने बताया कि वो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए सत्यजीत सामल के संपर्क में आई थी। इसके बाद आरोपी सत्यजीत उस महिला से रोजाना चैट करने लगा और कुछ दिनों तक बातचीत होने के बाद मिलने भी लगा। फिर उसने शादी के बहाने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और कार खरीदने के लिए पैसे मांगे। पीड़िता ने बैंक से पर्सनल लोन लिया और उसके लिए 8,15,000 रुपए की कार खरीदी। इसके बाद उसने उसे बिजनेस करने के लिए 36 लाख रुपए भी दिए। वहीं दूसरे शिकायतकर्ता महिला से आरोपी सत्यजीत ने 8,60,000 रुपए और एक बाइक ली। दूसरी पीड़िता ने भी उसकी मांग को पूरा करने के लिए बैंक से पर्सनल लोन लिया था। पुलिस का मानना है कि आरोपी सत्यजीत की गिरफ्तारी के बाद और भी महिलाएं सामने आएंगी जिन्हें उसने ठगा होगा। वो एक महिला को ठगने के बाद दुबई भाग जाता था, फिर कुछ दिन वहां मौज मस्ती करने के बाद वापस देश आ जाता और अपने नए शिकार की तलाश में लग जाता था। अभी मानव गोविंद को पुलिस ने जेल भिजवा दिया है और ऐसे बोला जा रहा है सत्यजीत का और कई तरह की लिंक भी है और ये लिंक को अभी खोलने के लिए, ये पोल को अभी खोलने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने पूरा जुट गया है। तो आगे ही पता चलेगा। ये रिमांड में पुलिस सत्यजीत को लाएगा और रिमांड में लाने के बाद सत्यजीत से और कई तरह की डाटा को निकालेगा ये कमिश्नरेट पुलिस। तो आगे ही कमिश्नरेट पुलिस ये सत्यजीत मानव गोविंद सामल से क्या क्या डाटा निकलता है ये देखने के लिए बाकी है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने उन 2 महिलाओं से विवाह किया था जिन्होंने उसकी शिकायत की। वहीं पुलिस को उसकी 4 बीवियों के बारे में पता चल चुका है, लेकिन 5वीं के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। उसकी 5 पत्नियों में से 2 ओडिशा, 1 कोलकाता और 1 दिल्ली की हैं। वहीं मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस ने एक दुल्हन समेत उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक लुटेरी दुल्हन है और 6 दूल्हों से शादी करके उन्हें चूना लगा चुकी है। अब 7वीं शादी करने जा रही थी। इससे पहले ही लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग का भंडाफोड़ हो गया। आजकल जब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो शादी भी इससे पीछे क्यों रहे। भारत में पिछले कुछ साल में कई मैट्रिमोनियल साइट्स आ चुके हैं और यहाँ ऑनलाइन रिश्ते तय होने का ट्रेंड भी बढ़ गया है और इस ट्रेंड का फायदा बदमाश भी उठा रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर किसी से दोस्ती हुई है और उससे चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है तो चैटिंग के दौरान अपनी सारी जानकारी उसे ना दें। खासकर निजी और बैंकिंग जानकारी देने से बचें। अगर बातचीत में सामने वाला आपसे गैर जरूरी सवाल करे तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर मिले रिश्तों से अगर पहली बार मिलने जा रहे हैं तो अकेले जाने से बचना चाहिए। कभी भी इस तरह के केस में मुलाकात होटल या रेस्टोरेंट में न करके किसी पब्लिक प्लेस में करें। अगर रिश्ते के लिए बातचीत के दौरान सामने वाला किसी तरह से कुछ पैसे मांगे तो फौरन उसे मना कर दें। वीजा या कस्टम जैसे मामलों में फंसे होने की बात कहकर पैसे मांगे जाएं तो फौरन मना करें और पुलिस को सूचना दें। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से ठगी करने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें कई नामी गिरामी लोग, पुलिस अधिकारी भी फंस चुके हैं और ऐसे लोग अक्सर अपनी झूठी प्रोफाइल बनाकर कई महिलाओं को फंसाते हैं। पहले उनसे वादे करते हैं, कुछ गिफ्ट इत्यादि भी देते हैं और उसके बाद शारीरिक संबंध इत्यादि बनाकर उनको छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में महिलाएं ठगी का भी शिकार हो जाती हैं। इससे बचने के लिए किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल को अच्छी प्रकार से जांचें परखें। उससे बातचीत आगे बढ़ाने से पहले उससे आईडी कार्ड लें और उस आईडी पर दिए गए पते पर एक लेटर जरूर भेजें। दिए गए फोन नंबर पर फोन करके जांच करें और जहां तक संभव हो तो उस इलाके के पुलिस स्टेशन से भी पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट को प्राप्त करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें संदेह है कि दुबई की उसकी लगातार यात्राओं के पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि चैट और महिलाओं के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि साइट के नटवरलाल से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए
हॉर्न बजाएं। भुवनेश्वर से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि कोचिंग सेंटर्स में सेफ्टी के क्या नियम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी से न खेलें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर बताया और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया। साथ ही जमानत याचिका के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने को कहा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना विशेष विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी। माना जा रहा है कि यहां से शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पश्चिम बंगाल दौरे पर गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में बांग्ला उच्चायुक्त की सुरक्षा भी बढ़ाई गई और कोलकाता से ढाका के बीच चलने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार 5वें दिन राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में सेना के जवान दिन रात जुटे हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लिंचोली से रामबाड़ा तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है और अब रामबाड़ा से भीमबली तक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आज यात्रा मार्ग से करीब 100 लोगों को लिंचोली हेलीपैड लाया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें मंदाकिनी नदी के आसपास भी सर्च अभियान चला रही हैं। गुजरात के नवसारी में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहां अचानक कावेरी नदी उफान पर आ गई। इसके चलते वांगण वाटरफॉल में 120 से ज्यादा सैलानी फंस गए। हालांकि सभी सैलानियों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम 1954 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वक्फ अधिनियम विधेयक बिल के 40 संशोधनों को मंजूरी दी जा चुकी है और संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पास कराने की तैयारी है। मोदी सरकार का दावा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां पहले की तुलना में और पारदर्शी हो जाएंगी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित बदलावों को लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्षी दल वक्फ कानून में बदलाव पर ऐतराज जता रहे हैं। वहीं एनडीए सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने भी बिल में संशोधन का विरोध किया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी, वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पे रखेगी। ये जबरदस्ती स्टेप की कोई करेंगे तो यकीनन हम इनकी मुखालफत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कानून के खिलाफ काम करने में मजा आता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से जुड़ा बिल अभी संसद में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले सियासत में तल्खियां दिखाई देने लगी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 40 संशोधनों पर मुहर लगा दी है। इन संशोधनों के जरिए
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर रही है और इसी हफ्ते संसद में संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। सरकार की दलील है कि इससे न केवल वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि संशोधन से जरूरतमंद गरीब मुसलमानों को भी फायदा पहुंचेगा। इन सब के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तो संशोधन की अटकलों के बीच केंद्र पर वक्फ बोर्ड में दखल अंदाजी का आरोप लगा दिया, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दी। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सॉल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। यूं तो वक्फ बोर्ड अलग अलग मौकों पर अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन ये देश का एक धनी बोर्ड है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया के मुताबिक मूल रूप से वक्फ के पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं। वर्तमान में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड अचल संपत्तियां हैं, यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती हैं और इनका विवरण वक्फ एजेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया WAMSI पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग भी की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है, यानी देश में सेना और रेलवे के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। इतना ही नहीं, हर साल हजारों लोग बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति देते हैं, जिससे इसकी दौलत में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन वक्फ की संपत्ति जितनी बढ़ती गई, उतने विवाद भी उसके खाते में जुड़ते गए। ऐसे में भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए इसकी शक्तियां कम करने पर विचार चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो सीधे सीधे बीजेपी पर मुसलमानों के अधिकार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। अब वक्फ के अधिकार को कटौती करके कैसे रेगुलराइज कर रहे हो? आप रेगुलराइज करिए, आप सारी चीजों के ऊपर सरकार की तरफ से सख्ती दिखाइए। जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर वक्फ की कब्जा किए हुए लोग बैठे हैं, उन प्रॉपर्टियों को वक्फ को हैंड ओवर करिए। आप वक्फ के अधिकारों में क्यों कटौती कर रहे हो? आप अगर सही मायनों में आप नियत के साथ काम कर रहे हैं तो आप वक्फ को हैंड ओवर करिए। सारी चीजें उनसे क्या, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि ये प्रॉपर्टी से इतना रेंट आना चाहिए, इतना क्यों नहीं आ रहा है। ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। जो काम सरकार कर सकती है वो करने चाहिए। ये बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। उधर असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद पर भी कानून ला रही है। इलेक्शनर সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে, কিন্তু এটা এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आज मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कानून में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड से माफिया राज खत्म करने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष के विरोध को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ये बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लिए चलेंगे बिहार की राजधानी पटना, जहां कुछ युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठा इंतजाम किया है। दरअसल यहां बीइंग हेल्पर फाउंडेशन से जुड़े कुछ युवाओं ने मिलकर न सिर्फ सड़कों के किनारे पौधे लगाए हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए प्लास्टिक की बेकार बोतलों से खास ट्री गार्ड भी बनाया है। मकसद यही है कि पौधों की सुरक्षा के साथ साथ प्लास्टिक की बेकार बोतलों का भी सही इस्तेमाल हो। पर्यावरण को लेकर आज के समय में हर एक इंसान काफी चिंतित है और सबसे बड़ी बात यह कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह कि वृक्षारोपण किया जाता है और इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात कही जाती है। तो आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के जेपी गंगा पथ पर, जहां कुछ पटना के युवा साथ मिलकर वृक्षारोपण और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ कुछ नवाचार कर रहे हैं। हम लोग की टीम है बीइंग हेल्पर फाउंडेशन। हम लोग पिछले 5-6 सालों से लगातार प्लांटेशन और एनवायरनमेंट पे काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि पौधारोपण एक साइड था और प्लास्टिक पॉल्यूशन एक साइड था, तो किस प्रकार हम लोग दोनों को कंबाइन कर दे, क्योंकि दोनों में समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि प्लास्टिक की बोतल को जोड़कर हम लोगों ने करीब 4-5 महीने से कुछ नया मॉडल बना रहे थे, मगर सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। प्लांटेशन भी कर रहे थे, मगर पौधा किसी न किसी कारण से या तो क्षतिग्रस्त हो जाता था, नहीं तो बहुत समय तक उसको पानी डालना पड़ता था, मैन पावर भी लग रहा था, समय भी लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने ये ट्री गार्ड बनाया, बोतल फॉर ट्री प्रोटेक्शन करके हम लोगों ने अपना इनिशिएटिव तैयार किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सारे प्लास्टिक की बोतल को सबसे पहले हम लोगों ने कचरे से उठाया, इकट्ठा किया, उसका सारे बोतल को हम लोगों ने एक साथ इंटरकनेक्टेड कर दिया और हम लोग गर्मी के समय में पौधा को लगाए थे, इस ट्री गार्ड को लगाए थे। और जब इसमें पानी हम लोगों ने भरा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रिप एरिगेशन सिस्टम जैसा काम कर रहा है, पौधों में पानी जा रहा है। तो करीब 10 से 15 दिन तक पौधे में जो पानी है वो लगातार जाने लगा और 42 डिग्री जब पटना का टेम्परेचर था उस समय भी हमारा पौधा बच गया।
हम लोग 140 से लेकर 150 तक एक्टिव मेंबर हैं जो लगातार इसमें पिछले 1.5 महीने से ये मॉडल में पर काम कर रहे हैं और प्लांटेशन पे भी हम लोग 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। साफ तौर पर पटना के युवाओं ने एक बढ़िया तरीका निकाला है जिससे कि प्लास्टिक की बोतलें जो अदरवाइज किसी काम की नहीं बचती हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है, उनसे ट्री गार्ड्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी जो कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल ड्रिप इरिगेशन के लिए किया जाता है। ऊपर से इसे खाली कर दिया जाता है और लाइन से नीचे पानी की व्यवस्था हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा हो रहा है वृक्षारोपण के तहत, बल्कि प्लास्टिक का जो कचरा है वो भी मिट्टी में जाने से बच रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, गुड न्यूज। न्यूज पथ पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबर होती है। इससे सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधा आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 2223 अंक लुढ़ककर एक महीने के सबसे निचले स्तर 78,759 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 662 अंक लुढ़का, ये 24,056 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। ज्वेलर्स की बढ़ती मांग की वजह से दिल्ली में सोने की कीमतों में तेजी आई, हालांकि चांदी के भाव गिरे। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,800 रुपए हो गई है। वहीं चांदी के दाम 1,300 रुपए गिरे हैं। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत फिसलकर 84,200 रुपए पर पहुंच गई है। टू व्हीलर बनाने वाली स्वदेशी कंपनी बजाज ऑटो ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक का स्पेशल एडिशन चेतक 3201 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 136 किलोमीटर की रेंज देगा। इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.25 लाख रुपए रखी गई है। बाइक बनाने वाली कंपनी सुजुकी मोटरसाइकिल्स अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लाई है। इस ऑफर में सुजुकी की 2 बाइक सुजुकी जिक्सर 250 और सुजुकी जिक्सर SF 250 बाइक पर करीब 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही बाइक खरीदने पर 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्री में दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन बाइक्स पर कंपनी ने 100% तक फाइनेंस प्लान का भी ऑफर दिया है। सुजुकी जिक्सर SF 250 की शुरुआती कीमत करीब 2 लाख रुपए है। वहीं सुजुकी जिक्सर 250 की शुरुआती कीमत करीब 1,80,000 रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऑफिस वर्किंग के नए चलन की, जिसे हाइब्रिड वर्किंग कहा जाता है। क्या है ये हाइब्रिड वर्किंग और क्यों ये कंपनी और स्टाफ दोनों को फायदा पहुंचा रही है, विस्तार से आइए आपको बताते हैं। हाइब्रिड वर्किंग का अर्थ ये है कि कर्मचारी कुछ दिन घर से काम करेंगे तो कुछ दिन दफ्तर से जाकर काम करेंगे। हाइब्रिड मोड में 5 डे वर्किंग के दौरान आमतौर पर 3 दिन ऑफिस और 2 दिन घर से काम किया जाता है, लेकिन ये नियम सख्त नहीं होते हैं और जरूरत के मुताबिक इसे बदला भी जा सकता है। दफ्तर के नियम कायदों और जरूरत के मुताबिक हाइब्रिड वर्किंग को आमतौर पर 4 पैटर्न में बांटा जा सकता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड वीक। ये सबसे कॉमन हाइब्रिड वर्किंग पैटर्न है। इसमें ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के लिए सप्ताह के अलग अलग दिन पहले से निर्धारित होते हैं। दूसरा है हाइब्रिड एट विल। इस तरह की हाइब्रिड वर्किंग में कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार घर या ऑफिस से काम करने का फैसला करते हैं। तीसरा पैटर्न है मैनेजर शेड्यूलिंग। इस तरह की हाइब्रिड वर्किंग में टीम मैनेजर निर्धारित करते हैं कि टीम मेंबर को कब ऑफिस बुलाना है और कब वर्क फ्रॉम होम देना है। और चौथा है हाइब्रिड मिक्स। ये सभी हाइब्रिड वर्किंग पैटर्न्स का मिला जुला एक तरह से रूप है। ब्रिटिश मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिस्ट फर्म YouGov यानी कि YouGov ने 2023 यानी 2023 में एक सर्वे किया, जिसमें भारत समेत
37 देशों के 40,000 वर्कर्स शामिल हुए। सर्वे के मुताबिक दुनिया में हर चौथा कर्मचारी हाइब्रिड मोड में काम कर रहा है और ये चलन दिन ब दिन बढ़ रहा है। नई रिसर्च बताती है कि हाइब्रिड वर्किंग कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए फायदेमंद होती है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा, लेकिन जब दोबारा ऑफिस आने की बात हुई तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम का फायदा उठा चुके कर्मचारी दोबारा ऑफिस वर्किंग के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में दुनिया भर के दफ्तरों में हाइब्रिड वर्किंग का चलन शुरू हुआ, जिसे भविष्य का मेन वर्किंग कल्चर बताया जा रहा है। सर्वे में हाइब्रिड मोड में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच रेजिग्नेशन रेट भी कम पाया गया है, यानी कि हाइब्रिड मोड में काम करने वाले लोग लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहते हैं। हाइब्रिड मोड में कंपनी की प्रोडक्टिविटी ऑफिस वर्किंग या फिर वर्क फ्रॉम होम के मुकाबले ज्यादा देखी गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हाइब्रिड वर्किंग में वर्किंग क्लास का वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होता है। वहीं कंपनियों के लिए भी हाइब्रिड मोड दफ्तर से काम करने के मुकाबले थोड़ा किफायती भी होता है और यही वजह है कि इंटरव्यू में फेसबुक के सीईओ और को फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने हाइब्रिड मोड को फ्यूचर वर्किंग कल्चर बताया है। हाइब्रिड वर्किंग कल्चर को लेकर हमने कुछ कामकाजी लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट से जैसे इंटरसिटी ट्रैवलर्स जो है उन लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है कि वो अपने घर पे ही रहे, अच्छा खाना खाएं, कहीं काम वाली वगैरह से खाना बनवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग की कि 24 घंटे में कितने भी देर काम कर सकते हैं, कितने भी देर आराम कर सकते हैं। तीसरा पैसे भी बहुत बचते हैं, बजटरी मॉनेटरी बहुत फायदेमंद है कि वो आज की डेट में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। तो एक अच्छा मॉडल है ये कि वर्क फ्रॉम होम में करे। बहुत फायदे हैं, लाइक फैमिली के साथ रह सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, साथ भी रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। एक दिन घर रहना 3 दिन काम करना ईजिली है और ट्रैफिक से बच सकते हैं। लाइक रोज बहुत ट्रैफिक है जैसे दिल्ली में काफ़ी, तो इजी बहुत टाइम बचता है, काफ़ी काम जब बहुत हो जाता है वहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते हैं काम के। जो सबसे ज़्यादा हमारी जो सेविंग हो रही है वो टाइम सेविंग हो रही है, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं और जो ट्रैवल करते टाइम हमको जो मेंटली थकान होती है उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम घर के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज बहुत सारा काम बढ़ चुका है जो हम अपने फैमिली को कम टाइम दे पा रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम से सबसे बड़ा फायदा यही है, हम मेंटली थकान से बचते हैं। मैं हाइब्रिड कंपनी के पक्ष में हूँ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ हमको कंपनी को भी देखना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तभी हमारी सोच आगे तक जा पाएगी और हम कंपनी से तालमेल बिठा सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बेसिकली वो डिपेंड करता है रोल टू रोल से। आई मीन सेल्स, तो अभी हम लोग के साथ क्या है कि वो हाइब्रिड मोड थोड़ा सा आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल बिकॉज आई मीन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो उसमें ह्यूमन टच नेसेसरी हो जाता है कहीं ना कहीं। देन इफ यू टॉक अबाउट IT में इट कैन हैपन because as far as I know I'm not very sure कि यही होता है, बट हाँ you can do your work at your own comfort, तो कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती होगी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे अनीश श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।